सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आज आप देख सकते हो, आज हम इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 का जो बहुत फेमस प्रॉब्लम है ब्लैक विडो पल्सर, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में ग्रंथ है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत कुछ सीखोगे। प्रॉब्लम बहुत लेंदी है। यहाँ पर आप टाइम लिमिट देख सकते हो, जो कि आई थिंक स्टूडेंट्स को दी गई होगी 5 घंटे की। बहुत काफ़ी समय होता है ना। प्रॉब्लम देख सकते हो, ये यहाँ से चालू हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ही चल रहा है। मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में ग्रंथ है पूरा का पूरा। अगर कोई इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या सॉल्व भी ना करे, अगर पढ़ बस ले, तो इसको पढ़ के उसको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेंदी रहने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल थोड़ी वो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, इनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो 30 सेकंड या 1 मिनट का रहता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा मत देखो, तो किश्तों में देखो। कभी थोड़ा खाना खाते समय एक पार्ट देख लिया, फिर टाइम पास करते समय दूसरा पार्ट देख लिया, फिर शाम के खाने में तीसरा देख लिया। तो आप इस टाइप से भी देख सकते हो किश्तों में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार पूरा 1 घंटे बैठ के देखो। ठीक है, तो ये तो बात थी प्रॉब्लम को लेकर के। दूसरी बात, जेई एडवांस 2025 ने भी इसी कॉम्प्रिहेंशन से एक हिस्सा उठा करके पूछा था। आई थिंक ये फोर्थ वाला जो था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। ये मतलब कि वो जो क्वेश्चन आया था ना, जेई एडवांस में भी 2 स्टार थे और एक स्टार से मास लीक होकर के दूसरे स्टार में जा रहा था। मैं जेई एडवांस 2025 की बात कर रहा हूँ। तो जेई वालों ने इसी का बहुत हल्का वर्जन पूछा था, बहुत लाइट वर्जन पूछा था जेई एडवांस वालों ने। और हम जो आज सॉल्व करेंगे ना, ये एकदम ही लाइट वर्जन नहीं है। मतलब जो एकदम हाईएस्ट डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब जो डिफिकल्टी वो एकदम सीलिंग को टच करेगी, तो उस लेवल का ये प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में मतलब कि मुझे एक बच्चे ने कहा था कि सर सॉल्व करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ना इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, सच बताऊं तो मेरा भी मन नहीं था। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब मैं इसको 2-3 दिन टरकाया। टरकाने का मतलब होता है पोस्टपोन करना। मतलब आलस में आकर मैं इसको टरका रहा था कि कौन सॉल्व करे यार, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करे। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया, मैंने सोचा कि काम करो, पढ़ के तो देख लेते हैं कि कह क्या रहा है। और जब मैंने इसको पढ़ना चालू किया, सॉल्व नहीं किया, मैंने जब सिर्फ पढ़ा इसको, तो इसमें इतनी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई है ना कि मतलब दिल आ गया इस क्वेश्चन पे। और फिर मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन को लेकर के मैंने अच्छा खासा माहौल बना दिया है। अगर कोई इतनी देर तक रुका होगा, तो ज़रूर उसका मन कर जाएगा इस प्रॉब्लम को देखने का, सॉल्व करने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता, तो आप एक काम कर सकते हो, इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एटलीस्ट खुद से रीड करके देखो। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, मतलब क्वेश्चन का मतलब जो अपन ने माहौल बनाया वो। दूसरी बात, जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया, मतलब जब रिकॉर्डिंग करने वाला था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को आपके सामने एक्सप्लेन करने जाता हूँ, तो हो सकता है किसी किसी बच्चे को समझ में ना आ पाए। ये सारे रीजंस लिखे हुए हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि कोई कोई चीज़ समझ में ना आए। तो इस पार्ट को मैंने नाम दिया है सिस्टम रिक्वायरमेंट। थोड़ी सड़ी राइटिंग में लिखा है, अभी इसके आगे मैं अच्छी राइटिंग में लिखूंगा, उसकी चिंता मत करना। तो मैंने इसको नाम दिया है सिस्टम रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो ही आप उस प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता, तो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि यहाँ पर जो स्क्रीन में जो उसको दिखता है, जैसे कि मॉड एक्स की कहानी, एफ ऑफ एक्स के रूट्स कैसे निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, बाइनरी स्टार सिस्टम और सम बेसिक डिफरेंशिएशन, अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो तो इन सब चीज़ों में प्रो है एकदम, तो वो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर सकता है। ठीक है, बाकी मैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह। ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट समझ गए होगे। सिस्टम यहाँ पर आप हो, और आपकी कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब जा कर के आप इस क्वेश्चन को
सॉल्व करने लायक बनोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सॉल्व कर ले जाओगे, उसके लायक बनोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपली एक्स नहीं होता है, ध्यान रखना ये मॉड एक्स होता है। पहली बात ये थी। दूसरी रिक्वायरमेंट, रूट्स कैसे निकालते हैं। देखो मतलब जैसे सिंपल अगर मान लो क्वाड्रेटिक होता है तो उसके रूट्स निकालने सबको आते हैं। ठीक है, क्यूबिक होता है तो बच्चे हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं। अब मैं किसी और हायर पावर की बात कर रहा हूँ कि रूट्स कैसे निकाले जाएं। तो रूट्स निकालने के वैसे तो कई तरीके होते हैं, बाकी सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि आप क्या काम करो, मान लो कि f ऑफ x इक्वल टू 0, इसके रूट्स आप जानना चाहते हो। ठीक है, आपको इसके रूट्स जानने हैं। तो रूट्स का यही मतलब होता है ना कि वो लोकेशन जहाँ पर ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता होगा, इसने x एक्सिस को कट किया होगा, है ना। रूट्स का यही मतलब होता है। ध्यान से सुनना है ना, अब सॉल्यूशन चालू हो चुका है ना, जितना माहौल बनना था बन गया, अब ध्यान से सुनने वाली बारी आ चुकी है। तो मान लेते हैं इसके रूट्स आप जानना चाहते हो, इसका यही मतलब है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो भी ग्राफ होता वो x एक्सिस को जहाँ पर कट करता आप ये जानना चाहते हो। ठीक है, तो ये पता करने के लिए पता है क्या करते हैं अपन एक रैंडम तुक्का मारते हैं, मतलब कि थोड़ा गेस करके मार सकते हो तुक्का। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कैलकुलेट किया एफ ऑफ 2, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं एफ ऑफ 2 अगर मैंने कैलकुलेट किया तो वो आ गया पॉजिटिव। ठीक, और फिर मान लेते हैं मैंने नेक्स्ट तुक्का मारा, मैंने मारा नेक्स्ट तुक्का एफ ऑफ 3 और मान लेता हूँ ये भी आ गया पॉजिटिव। फिर मैंने नेक्स्ट तुक्का मारा एफ ऑफ 4, मान लेते हैं ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आई हैं ना, ये जो 3 बातें आई हैं, इसका मैं ये मतलब समझूंगा कि जब x इज इक्वल टू 2 रहता होगा तो ग्राफ ऊपर होता होगा, x इक्वल टू 3 पर भी ग्राफ ऊपर ऊपर होता होगा, और x इज इक्वल टू 4 पे जो ग्राफ होता होगा वो कहीं नीचे आ गया होगा। पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे। ठीक है, अब इस डेटा की हेल्प से ये जो है ना, ये काम का लिखा हुआ है कि देखो 3 पर ऊपर था, 4 पर नीचे था। इसका यही मतलब हुआ ना कि जो ग्राफ होता होगा वो 3 और 4 के बीच में ही तो क्रॉस करके गया होगा, ऐसा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मिड पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ कि 3 और 4 के बीच में ही ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। या तो ग्राफ ऐसा चला गया होगा, या तो ऐसा आ गया होगा, या तो हो सकता है ऐसा चला गया हो। अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं, है ना। तो हम एटलीस्ट इतना तो गेस कर सकते हैं ना ये साइन की हेल्प से कि जो भी रूट होता होगा वो यहाँ 3 और 4 के बीच में होता होगा। समझे, वर्किंग समझ में आती होगी, मान के चलते हैं। मतलब मैं तो वैसे भी अभी अपने आईपैड से बात कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों से डायरेक्ट बात तो हो नहीं रही है। तो मान लो 3 पर पॉजिटिव था, 4 पर नेगेटिव था, तो अपन ये गेस कर सकते हैं कि जो ये ग्राफ होता होगा मे बी शायद कुछ ऐसा होता होगा। तो जो रूट होता होगा वो 3 और 4 के बीच में होता होगा। ठीक है, इतना लोकेट करने के बाद हम ना अपना नेक्स्ट तुक्का मारते हैं। नेक्स्ट तुक्का मान लो एफ ऑफ 3.5 है, और मान लेते हैं कि एफ ऑफ 3.5 आ गया पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिर से आप इस चीज़ को कंसिडर कर लो कि देखो भाई 3.5 पे ग्राफ ऊपर था, 4 पे ग्राफ नीचे है, मतलब अगेन जो रूट होता होगा वो इसके बीच में होता होगा। अब फिर से आप एक नेक्स्ट तुक्का मारो, नेक्स्ट तुक्का मार दो 3.75, तो मान लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि 3.75 पे ये ग्राफ नीचे था, है ना। तो आप ऐसे जो इंटरवल है ना, आप जो रूट्स तलाश करने निकले थे कि इसके रूट्स क्या होते होंगे, तो वो आप धीरे धीरे आप देख सकते हो जो आपकी जो सर्च है ना वो छोटी होती जा रही है ना। देखो पहले आप कितने बड़े इंटरवल में ढूंढ रहे थे, आप 3 से 4 में ढूंढ रहे थे। अब देखो ये इंटरवल कितना छोटा हो गया, आपको ये पता चल गया कि जो रूट होता होगा वो 3 और 3.75 के बीच में होता होगा। तो इस तरीके से हम रूट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मेथड का कुछ नाम भी होता है, बहुत बढ़िया सा, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, और थोड़ा जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, इसको अवॉइड करना।
और इसी मेथड का एक इम्प्रूवमेंट दिया था न्यूटन ने, उसका नाम था न्यूटन रैफसन मेथड। तो वो भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। बाकी अगर कोई ओलंपियाड एस्पिरेंट है तो वो पहले से पढ़ना चाहे तो न्यूटन रैफसन मेथड भी सर्च मार के पढ़ सकता है, हो सकता है उसका फ़ायदा ही हो। ठीक है, तो एक्चुअली ये बेसिक वर्जन है उसका, और फिर इसका इम्प्रूवमेंट दिया था न्यूटन ने, उसका नाम क्या है, न्यूटन रैफसन मेथड। ये जो बेसिक वाला है इसका भी कुछ नाम होता है, ये जो हमने बेसिक्स फॉलो किए इसका भी कुछ नाम होता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली इसका नेम याद नहीं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना दूसरा रिक्वायरमेंट, जो कि अभी अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। देन उसके बाद मैं आता हूँ सम डी वाई बाई डी एक्स में। अब यहाँ पर लगता होगा सबको, अरे सर डिफरेंशिएशन तो मुझे आता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग टाइप का करते हैं अपन लोग। देखो, मैंने कहा मान लो z पावर a इज इक्वल टू एक्स पावर b एंड y पावर c था। तो अगर मैं इसमें दोनों साइड लॉग कंसीडर करूं तो ये ऐसा बनेगा। ये ध्यान से सुनना है ना, ये जो मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, आगे जा कर के जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन का, मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ना, इसको मैं फटाफट धड़ल्ले से यूज़ करूँगा। तो यहाँ ध्यान से सुन लेना चीज़ों को, तो आगे अपन थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। तो जो z था वो ये था, दोनों साइड लॉग कंसिडर करता तो ऐसा बनता। अब मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो ये बनेगा a टाइम्स 1/z dz/dx इज इक्वल टू b टाइम्स 1/x प्लस c टाइम्स 1/y dy/dx। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो मेरे काम का ये है, मेरे काम का ये बिल्कुल नहीं है, मेरे काम का रिजल्ट है। ठीक है, ये जो बीच में जो लिखा है ये आया कैसे, ये मेरे कोई काम का नहीं है, आपके भी कोई काम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अगर इस फॉर्म में दिया होता है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। कैसे याद रखोगे, देखो मैं फिर से बता रहा हूं। देखो, आप ऐसा बोलोगे कि z की पावर में a था ना, तो a टाइम्स dz/z, फिर बोलोगे x की पावर में b था तो b टाइम्स dx/x, फिर आप कहोगे कि y की पावर में c था तो c टाइम्स dy/y। तो आप इस लॉजिक से इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है इसकी ज़रूरत हमको पड़े, इसलिए मैंने पहले बता दिया, नहीं तो मैं डिफरेंशिएट कर देता, फिर कोई कमेंट सेक्शन में आके पूछता सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये ऐसा कैसे डिफरेंशिएशन हो गया, वगैरह वगैरह। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, बाकी कोई और अगर यूट्यूबर होता तो जानबूझ के नहीं बताता और फिर बच्चा कमेंट सेक्शन में डाउट पूछता, फिर वहाँ वो उसका रिप्लाई करता, तो लंबा काम हो जाता बिना फालतू का, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन भी हो गया। देन फिर आते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम, इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। तो जो बाइनरी स्टार सिस्टम होता है इसमें बेसिकली दो मास होते हैं। मान लेते हैं कि एक है, लेट से, एक बहुत बड़ा बना दिया, स्टार को यहाँ पर पॉइंट की तरह कंसीडर करना है, हाँ, स्फीयर की तरह कंसीडर नहीं करना है, पॉइंट मास मान के सॉल्व करना है। तो ये मान लो एक स्टार है और ये मान लेते हैं दूसरा स्टार है। ठीक है, अब इनका जो सेंटर ऑफ मास होता होगा वो यहाँ कहीं होता होगा भारी वाले के पास। ठीक, और अगर इस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होता होगा वो रेस्ट पे होता होगा, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता होगा और जो m होता होगा वो ऐसे सर्कल में घूमता होगा, कैपिटल M, और जो स्मॉल m होता होगा वो कुछ ऐसे सर्कल में घूमता होगा, ऐसा कुछ। ये जब भी घूमते हैं तो कुछ इस तरीके से घूमते हैं कि हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में होते हैं। कहने का मतलब जब ये कैपिटल M यहाँ है तो स्मॉल m यहाँ होगा। देन मान लो कि अगर
ये जो कैपिटल एम है ये रोटेट करके यहाँ आ गया, मान लेते हैं कि इसने रोटेट किया बाय सम एंगल थीटा। तो जो स्मॉल एम होता है ना वो भी सेम एंगल से रोटेट करता है और वो इधर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो ये हमेशा ऐसे मूव करते हैं। दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम रहता है, दोनों की जो एंगुलर स्पीड है वो भी सेम रहती है। अब यहाँ पर कोई बच्चा ऑब्जेक्शन उठा सकता है सर क्यों सेम रहता है, तो उसका आंसर यही है कि जब ये सेम रहेगा तो ही सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह पाएगा, सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तभी रहेगा जब ये एंगल, जब इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनका एंगुलर वेलोसिटी ये सेम होगा। अगर ये डिफरेंट हो गया तो फिर यहाँ सेंटर ऑफ मास में उथल पुथल मच जाती है और इधर उधर मूव कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बाइनरी स्टार सिस्टम होता है। ठीक, फिर मान लेते हैं कि जो कैपिटल एम है और जो स्मॉल एम है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, ये इनका सेंटर ऑफ मास है। देन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप जानते हैं कितना होता है, एम ए बाय एम प्लस एम, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है एम ए बाय एम प्लस एम, है ना। एम ए देख लो न्यूमरेटर में दोनों का डिफरेंट है। अच्छा देखो, मैं जानबूझ के ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अब थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी ना मुझे आपसे कि यार अगर ओलंपियाड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो तो बेसिक सेंटर ऑफ मास का नॉलेज तो होगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाता होगा। तो मैंने ये नहीं बताया ये कहाँ से आया है ना, आप खुद से फिगर आउट कर सकते हो इतना। तो अब ये जो मैंने लिखा इसकी हेल्प से ना मैं बेसिकली आई सेंटर ऑफ मास लिखना चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कैपिटल एम का, वो क्या हो जाएगा, देखो वो होगा एम ए बाय एम प्लस एम का स्क्वायर, और वैसे ही स्मॉल एम का क्या होगा, एम इंटू एम ए बाय एम प्लस एम का स्क्वायर, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ आप डिनोमिनेटर देख सकते हो, डिनोमिनेटर में एम प्लस एम का स्क्वायर कॉमन था, एक ए स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ मुझे मिलेगा एम एम स्क्वायर, वहाँ से मिलेगा एम एम स्क्वायर। तो इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये बन जाएगा एम एम बाय एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो ये बहुत काम की चीज़ अपने को मिली, ये भी फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, अगर आपको पता हो तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है रिड्यूस्ड मास। तो हमको एक चीज़ समझ में आई कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो म्यू ए स्क्वायर है, वेर ए इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स। तो ये एक बहुत ज़रूरी रिजल्ट हमने लिखा। अब ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखने में। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सिंपल में लिख दूंगा आई ओमेगा, और आई कितना है, म्यू ए स्क्वायर। तो हो सकता है इसकी हमको ज़रूरत पड़े आगे जा कर के। ठीक, इतना हुआ। अब इस बाइनरी स्टार सिस्टम का अपने को टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, टाइम पीरियड या ओमेगा भी पता होना चाहिए। तो ये भी ज़रा कैलकुलेट कर लें। ओमेगा या टाइम पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी है, अपन किसी भी एक पार्टिकल पे F इक्वल टू एम ए यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कैपिटल M की चर्चा कर रहे हैं अपन, तो कैपिटल M आप देख सकते हो इस रेडियस में घूमता होगा। ठीक है, तो कैपिटल M के लिए मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कैपिटल M के लिए। ठीक है, तो देखो कैपिटल M पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कुछ थोड़ी होगा। तो ये हो गया नेट फोर्स इक्वल टू इसका मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि होगा ओमेगा स्क्वायर टाइम्स रेडियस। और रेडियस कितना था इसका, ये रेडियस था, इस रेडियस में घूमता है ये, विच इज़ स्मॉल एम ए बाय एम प्लस एम। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर भी मुझे पता चल गया जो कि होगा जी एम प्लस एम बाय ए क्यूब। याद रखना बहुत इजी है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो जी एम टोटल बाय ए क्यूब।
देन फिर इसके आगे जो एकदम आखिरी सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड या फिर इसकी वजह से पोटेंशियल। तो ये मुझे सबसे फर्जी कॉन्सेप्ट लगता है फिज़िक्स का, पता नहीं किसने बनाया। और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के बारे में मैंने इंटरनेट पे कोई सर्च वर्च नहीं मारा है, मैंने गेस किया है कि मे बी यही होता होगा, इसी को ये लोग सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बोल रहे हैं, और फिर उससे आंसर मेरा आ गया था। ठीक है, तो जो मैंने गेस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात कह रहा हूँ मैं कि अगर ये कोई रोटेटिंग फ्रेम है, ओमेगा कोई फ्रेम है जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल होता होगा, लेट से एक्स डिस्टेंस दूर है, इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स आता होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्चुअली एम ओमेगा स्क्वायर एक्स फोर्स आता होगा। तो ये तो हो जाता है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल ये हो गया फोर्स। अब जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ग्रेविटेशन में क्या करते हैं, देखो ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेते हैं। ग्रेविटेशन में क्या करते हैं, पहले बच्चे को फोर्स लिखना सिखाते हैं, ठीक है, जो कि होता है जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा करते हैं। देन फिर उसके बाद क्या करते हैं, बोलते हैं कि इसको 1 किलो कर दो। तो अगर इसको 1 किलो कर देते हो तो फिर जो फोर्स है इसको हम फील्ड बोलेंगे। फंडा यही होता है ना, पहले फोर्स सिखाया जाता है, फिर फोर्स जो है 1 किलो के लिए कैलकुलेट करवा देते हैं, और फिर 1 kg पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को फील्ड बोल देते हैं। तो सेम टू सेम काम यहाँ पे मैंने किया कि जो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है ये मास m के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूँ फॉर 1 kg, तो 1 kg के लिए जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को मैं कह रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। आसान भाषा में ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल अपने आप में फर्जी चीज़ है ना, फर्जी मतलब सेंट्रीफ्यूगल वॉज नथिंग बट सूडो, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। सर्कुलर मोशन में जो सूडो आता है उसी को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, और सूडो अपने आप में एक फर्जी फोर्स होता है ना, कोई रियल फोर्स तो ये होता नहीं है, ये बस एक करेक्शन होता है जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ में लगाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि सेंट्रीफ्यूगल या सूडो अपने आप में फर्जी है, तो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड भी क्या हुआ, फर्जी कॉन्सेप्ट। अब कह रहे हैं ये लोग कि इस फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल होता होगा, तो वो भी फर्जी कॉन्सेप्ट ही हुआ। तो क्वेश्चन में यूज़ हो रहा था, इस वजह से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल कैसे लिखोगे। आपको पता है कि फील्ड अगर पता है, मान लेते हैं फील्ड E है, तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dx होता है ना, ये बात आप जानते हो। देन कुछ ऐसा हुआ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब लिमिट्स रखनी है, तो लिमिट्स क्या रखें, x का लिमिट तो क्लियर है, 0 से x जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रोटेट जो कर रहा था, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, और मान लेता हूँ ये 0,0 था, ठीक है। तो x का लिमिट तो 0 से x चला जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब पोटेंशियल का फील्ड कहाँ, पोटेंशियल का लिमिट कहाँ से कहाँ रखें, है ना। पोटेंशियल का लिमिट आप ऐसे रख सकते हो कि देखो जब x इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर होगा अगर पार्टिकल हुआ, तो इस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ी ना आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो तब आता है जब पार्टिकल किसी डिस्टेंस पे पहुँच जाए, है ना। तो जब यहाँ पर कोई इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं होगा तो इसके पास कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 पे पोटेंशियल 0 होता होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल 0 और x पे पोटेंशियल v। तो यहाँ से जो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है उसका वैल्यू मुझे पता चल गया, जो कि ये होता होगा, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड या सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल मैंने लाइफ में पहली बार सुना था इस प्रॉब्लम में। जब मैंने पढ़ा तो कहता सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल निकालो, तो मैंने लाइफ में पहली बार सुना, तो मैंने गेस किया है कि मे बी यही होता होगा।
बाकी अगर ऐसा नहीं है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में जाके जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना। बाकी ये जो मैंने गेस किया है इसकी हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, आंसर बहुत इजीली आ गया था। ठीक है, चलो फिर तो ये हुआ अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट कंप्लीट। अब मुझे लगता है शायद इसी में आधा घंटा हो गया सिस्टम रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अब अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो फिर बच्चों हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पहले अपन पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखो लिखा है, मैं बोल के नहीं पढ़ रहा है ना, इंग्लिश आपको भी आती है, आप वीडियो पॉज मार के पढ़ सकते हो, मन में पढ़ रहा हूँ। जो ज़रूरत की बातें होंगी वो मैं बस बोलूँगा। तो यहाँ कहता है कि दो स्टार्स होते हैं जो कि बाइनरीज होते हैं, इसमें से जो किसी एक स्टार को अपन न्यूट्रॉन स्टार मान सकते हैं, वन और बोथ, मतलब एक या दोनों भी न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एंगुलर स्पीड से रोटेट करते हैं और एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ऐसे जो स्टार्स होते हैं इनको पल्सर्स बोला जाता है। पल्सर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये पल्स एमिट करते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पल्स एमिट करते हैं, इसलिए इनको पल्सर बोला जाता है। ठीक है, ये यहाँ नहीं लिखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपेनियन स्टार होता है वो एक बहुत बड़ा गैस का गोला होता है जो कि ग्रेजुअली फॉल डाउन करता है न्यूट्रॉन स्टार में जाकर के। और जब ऐसा होता है तो जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसका मास बढ़ने लगता है ना। कहता है डायग्राम देखो, ये रहा डायग्राम। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना, ये एक न्यूट्रॉन स्टार है। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार है अपनी ग्रेविटी या जो भी इस पर यहाँ पर जो भी टोटल फोर्सेस होंगे उन टोटल फोर्सेस की वजह से ये जो बड़ा गैस का गोला दिख रहा है आपको, ये देखो, ये एक बड़ा सा गैस का गोला है, इसकी गैस को खींच लेता है ऐसे। और ये जो गैस है ना ऐसे स्पाइरल मारते हुए फाइनली इसमें अंदर जाकर के समा जाती है। फिर कहता है इस तरीके से जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो धीरे धीरे पोर्शन ऑफ मास खाता जाता है कंपेनियन स्टार का, और इसी वजह से ये जो न्यूट्रॉन स्टार है इसको एक ब्लैक विडो फीमेल स्पाइडर से कंपेयर किया गया है। ये आगे जो लिखा है मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, बड़ा अजीब सी चीज़ लिखी है, आप लोग पढ़ लो समझ जाओगे। तो ये कहना चाह रहा है कि जो स्टार है ये अपने पार्टनर को ही निपटा देता है, पार्टनर को ही खा जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर इसको ब्लैक विडो पल्सर बोला जाता है। फिर आगे क्या लिखा है, द हीटिंग ऑफ द गैस फॉलिंग डाउन ऑन टू द ब्लैक विडो जनरेट्स रेडिएशन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड। वही बात है, ये जो स्पाइरल मार के गया होगा, ये जो गैस स्पाइरल मार के गई है ये रेडिएशन एमिट करती है और उसी रेडिएशन की वजह से ये हमको दिखाई देता है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज लिखा हुआ है कि जो हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार पाया गया है ये नेचुरल लेबोरेटरीज की तरह बिहेव करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसके आगे मुझे कोई काम की बात नहीं दिखती तो उसको मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा। फिर आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से चालू हुआ देखा जाए तो। अब एकदम आपको अच्छे से अलर्ट रहना है। तो अभी तक तो देखा जाए तो बेसिकली सिस्टम रिक्वायरमेंट ही चल रही थी, है ना। तो मान के चलें ये जो टाइम हमको दिया हुआ है 5 घंटे का, ये मान के चलो अभी चालू हो रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, कहता है एक सिंपल मॉडल कंसीडर करो जिसमें 2 स्टार्स हैं और दोनों पॉइंट मास है m1 और m2। ठीक है, दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था सिस्टम रिक्वायरमेंट में। अब कहता है टू इन्वेस्टिगेट द डायनेमिक्स ऑफ दिस सिस्टम कंसीडर अ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब समझो,
इसके कहने का मतलब ये है कि वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस पूरे सिस्टम को एक रोटेटिंग फ्रेम से देखो। और सोचो, अगर आप इस पूरे सिस्टम को एक रोटेटिंग फ्रेम से देखोगे तो अगेन ये जो पार्टिकल्स होते होंगे इन पर सूडो फोर्स आता होगा। सूडो फोर्स की वजह से, सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फील्ड आएगा, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहता है कंसीडर अ रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच टू बॉडीज आर स्टेशनरी। सही बात है। अब ज़रा आप सोच के देखो, जिस ओमेगा से सिस्टम रोटेट कर रहा है, अगर आप उसी ओमेगा से रोटेट करके देखोगे तो आपको जो स्टार्स हैं वो स्टेशनरी दिखेंगे, वो आपको फिर रोटेट करते हुए नहीं दिखेंगे। पता नहीं आप इसकी भावनाएं समझ पाए या नहीं। क्वेश्चन का ये कहना है कि ये मान लो m1 था, ये m2 था, यहाँ कहीं इनका सेंटर ऑफ मास था। अब ये पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहना है कि आप भी ओमेगा से रोटेट करते हुए इसको देखो। आप इमेजिन करो कि आप भी ओमेगा से ही रोटेट कर रहे हो और आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो, तो ऐसे में आपको m1 और m2 रेस्ट पे दिखते होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का कहना है। कहता है सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लो, वही बात है, मतलब सेंटर ऑफ मास से बैठ करके देखना है। फिर अज्यूमिंग दैट द टू पॉइंट मासेस लाई ऑन x एक्सिस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ओरिजिन एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम ईच अदर। x एक्सिस पे ड्राइंग करनी है, डिस्टेंस a होना चाहिए और m1 जो है वो नेगेटिव साइड होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करें, इतना जो पढ़ा अपन ने पहले इसको ड्रॉ करें। तो क्वेश्चन ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि ऐसा x एक्सिस बना लो, इस x एक्सिस में कहीं ना कहीं ओरिजिन होता होगा, तो ये रहा ओरिजिन। फिर बोला जाता है कि जो m1 है उसको आप लेफ्ट में बना लो, तो ये बनाया मैंने m1 और यहाँ कहीं बनाया मैंने m2, और m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो a दिया हुआ है, ये डिस्टेंस a है। ठीक है, यहाँ दिख रहा हूँ मैं, ये देखो ये डिस्टेंस a दिया हुआ है। अगेन सेंटर ऑफ मास की हेल्प से देखो ये आप निकाल सकते हो, इजी पीजी है, ये कुछ नहीं है। कितना होगा ये होगा m2 a बाय m1 प्लस m2, यही होगा। और ठीक वैसे ये डिस्टेंस भी आप लिख सकते हो, ये कितना हो जाएगा m1 a बाय m1 प्लस m2। तो अगर ये दो डिस्टेंस हमको पता चल गए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो m1 और m2 के कोऑर्डिनेट्स थे वो हमको पता चल गए, है ना। एक और डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। यहाँ कहीं पर m1 होता है और यहाँ कहीं पर m2 होता है। m1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको पता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब आप समझ जाओ, है ना। देखो ये इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं, ऐसा हुआ। फिर आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है। कहता है फिर एक आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर करो x, y उसी प्लेन में और वहाँ पर इफेक्टिव पोटेंशियल लिखो। अब पोटेंशियल बोल दिया था तो यूनिट मास बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगेन ओलंपियाड वाले समझदार हैं, उनको पता है कि कई लोग 11 से ही तैयारी चालू कर देते हैं ना, और 11th क्लास में वो पोटेंशियल वगैरह नहीं बताया जाता है, 12th में बताते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वो इसी वजह से इन लोगों ने सोच के लिख दिया होगा कि अगर बच्चे को ना पता हो तो बच्चा समझ जाए। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ये जो पोटेंशियल है इसमें क्या क्या आना है, देखो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आना चाहिए और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल भी आना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं, बहुत आसान है। देखो पहला पार्ट इसका बहुत इजी था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कहीं पर एक रैंडम पॉइंट कंसीडर किया, उसको कहा मैंने x, y। ठीक है, ध्यान रखना आप कहाँ बैठे हो, आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हो, है ना। तो क्वेश्चन ने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो हो आप यहाँ कहीं पर प्रेजेंट हो, और जैसे कि ये सिस्टम रोटेट कर रहा है विथ सम ओमेगा, आप भी रोटेट कर रहे हो ओमेगा से ही। ठीक है, मान लेते हैं कि आप भी ऐसे ओमेगा से रोटेट करते हो।
तो इस रोटेशन की वजह से इस पॉइंट के पास, ये जो पॉइंट है x, y, यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल आता होगा, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, तो ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल आता होगा -ω² r² / 2, वेयर r इज दिस डिस्टेंस। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। और बात रही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो वो तो हम बहुत इजी लिख सकते हैं, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख दूं जरा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -m2a/m1 + m2, 0, और वैसे इसके कोऑर्डिनेट्स थे m1a/m1 + m2, 0। एक बार कंफर्म कर लूँ सही लिखा है ना? हाँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल की, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, या मान लेते हैं एट पॉइंट A, तो जो A पर पोटेंशियल होगा वो, देखो मैं पहले ग्रेविटी की वजह से लिख रहा हूँ, पहले इसकी वजह से लिख रहा हूँ, जो कि होता है -gm1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? m1 की वजह से लिख रहा हूँ ना, तो m1 की वजह से जब लिखूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आएगा ये। तो ये डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा कितना? √ x + m2a/m1 + m2 का स्क्वायर + y²। तो ये मैंने m1 का पोटेंशियल लिखा। वैसे m2 की वजह से पोटेंशियल लिखूंगा, जो कि होगा -gm2 डिवाइडेड बाय, अगेन कौन सा वाला डिस्टेंस अब लिखा जाएगा? समझ गए होगे, ये वाला डिस्टेंस। ये भी कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो कि होगा x - m1a/m1 + m2 का स्क्वायर + y²। ये दोनों का पोटेंशियल हो गया। और एक आएगा सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, जो कि होगा -ω² r² / 2। तो ये अपना पार्ट ए का आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? हर पार्ट कैलकुलेट करूँगा, फिर मैं उसका आंसर कंफर्म करूँगा। अगर सही होगा तो आगे बढ़ूँगा, गलत होगा तो फिर उसको अपन सुधारेंगे। तो ये अपने पार्ट ए का आंसर है, देखें सही है कि नहीं। आंसर की भी मैंने इसकी डाउनलोड करके रखी है, ताकि बार बार सॉल्व करके मैं आंसर मैच कर सकूं। तो पार्ट ए का ये आंसर है ना। सही है क्या? सही है। इन लोगों ने ओमेगा का वैल्यू भी रख दिया, है ना। ओमेगा मैं बताता हूँ। ओमेगा हमने कैलकुलेट किया था, ऊपर कितना आया था ओमेगा? ω² आया था अपना g टोटल मास बाय a³, ये आया था ना। तो इस ω² को यहाँ रख दें, अगर इस ω² की वैल्यू में रख दूँ, तो ये बनेगा वही gm/a³। तो अब देखिए आंसर मैच करता है क्या अपना? तो ये राइट में अपना आंसर लिखा हुआ है, लेफ्ट में उनका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, ये बॉक्स में लिखा है ना। हाँ, तो सही है ना पहला आंसर। हाँ, m का ध्यान रखना, ये जो m है टोटल मास है, मतलब यहाँ पर m1 + m2 आएगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। कहाँ से बताऊँ? यहीं से आता है ना। हाँ, ये देखो, ये टोटल मास लिखा है। तो पहला आंसर तो ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ता हूँ मैं दूसरे आंसर की तरफ। दूसरे में क्या पूछा है? दूसरे में ये कहता है कि ये जो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया, इस पोटेंशियल में अपन y का वैल्यू 0 रख दें। ये देखो, y का वैल्यू 0 रख दें, और फिर जो x के टर्म्स में फंक्शन आएगा उसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमसे कहता है, ठीक है। तो करते हैं। पहले मैं इसमें y का वैल्यू 0 रख दूं। अच्छा, ये जो r था ये भी अपन निकाल सकते हैं, है ना। r भी कैसे आ सकता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ पर जो r² है वो होता होगा x² + y², ठीक है।
तो जो फाइनल आंसर यहाँ उन लोगों ने दिया है उसमें m का वैल्यू भी रख दिया है, आर स्क्वायर का वैल्यू भी रख दिया है। मैंने यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं रखा। एक ही बात है, समझ गए होगे बात को। एक बार और देख लूँ, हाँ इन लोगों ने आर स्क्वायर का वैल्यू भी रख दिया था, ठीक है। तो ये अपना जो पहला पार्ट है उसका आंसर तो सही है। चलो फिर बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट में कहता है कि y को 0 रख दो, ठीक है। तो अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा, वो देखो, वो बनेगा -g m1/mod x प्लस m2a बाय m1 प्लस m2। मॉड क्यों आया अगेन समझ गए होगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सिस्टम रिक्वायरमेंट में। फिर आएगा -g m2 डिवाइडेड बाय अगेन मॉड x माइनस m1a बाय m1 प्लस m2। और देखो अगर y में 0 रख दूंगा तो ये r कितना बन जाएगा, r जो है वो x बन जाएगा, समझते होगे। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखता हूँ तो r क्या बन जाएगा, x, है ना। तो यहाँ पर जो r स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो तीसरा टर्म बनेगा -g टोटल मास बाय 2a³ इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो अब एक्सप्रेशन आया है, क्वेश्चन का कहना है कि दम है तो इसको ड्रॉ करके बताओ, ठीक है। तो देखो ड्रॉ करते हैं, सिंपल कैलकुलस यूज़ करना है और कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे अपन और उसकी हेल्प से ड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ कहीं पर m1 रखा हुआ था और यहाँ कहीं पर m2 था। तो ज़रा सोचो अगर आप m1 के एकदम पास चले जाते हो, एकदम यहाँ आ जाते हो, एकदम क्लोज, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता होगा वो m1 की वजह से ही हावी होता होगा ना, है ना। तो जब m1 के मैं एकदम पास जाऊँगा तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो मैं सिर्फ m1 की हेल्प से बोल सकता हूँ कि जो भी m1 की वजह से पोटेंशियल होगा वही यहाँ होता होगा, ठीक है। ये बहुत क्लोज चला गया हूँ मैं। तो जब मैं बहुत क्लोज जाऊंगा तो m1 की वजह से पोटेंशियल क्या होता होगा, g m1/0, मतलब लगभग 0, लेट से 0.00000001। बहुत क्लोज आ गया हूँ मैं m1 के। तो जब मैं m1 के बहुत क्लोज आऊँगा ना तो पोटेंशियल क्या होता होगा, माइनस इन्फिनिटी। अब मैं राइट में हूँ चाहे लेफ्ट में हूँ, m1 के मैं राइट में हूँ, जस्ट राइट में, या फिर जस्ट लेफ्ट में रहूँ, दोनों ही केस में पोटेंशियल क्या होता होगा, माइनस इन्फिनिटी। मतलब कि अगर मैं यहां पर पोटेंशियल का ग्राफ बनाने जा रहा हूं VA, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखो m1 के जस्ट राइट में भी माइनस इन्फिनिटी से आना चाहिए और जस्ट लेफ्ट में भी माइनस इन्फिनिटी से आना चाहिए। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा आता होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। m1 के जस्ट राइट में भी माइनस इन्फिनिटी और जस्ट लेफ्ट में भी माइनस इन्फिनिटी, मतलब एकदम नीचे से ग्राफ आ रहा होगा। और ये जो मैंने डॉट डॉट करके लाइन बनाई है ये एसिम्पटोट होता होगा, ठीक है। अब इस पोटेंशियल को जरा ध्यान से देखो, तीनों टर्म्स नेगेटिव है। तो एक बात तो पक्की है कि ये जो पोटेंशियल है ये कभी भी, ये जो ग्राफ होता होगा पोटेंशियल का, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता होगा, है ना। ये हमेशा नेगेटिव है, मतलब ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के नीचे ही रहता होगा। अब इसका क्या मतलब समझे दया, इसका ये मतलब समझे दया कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली देखो, ये लाइन एक्सटेंड होके ऐसे ऊपर कभी नहीं जा सकती, एक्स एक्सिस के ऊपर कभी नहीं जा सकता ये। इसका यही मतलब है कि इसको अब यहाँ से ना, यहाँ से कहीं से ऐसे घूमना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा क्या है, नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस के नीचे ही रहना पड़ेगा, ठीक। अब m2 के पास आओ
जो बात मैंने M1 के लिए बोला था ना, सेम चीज M2 के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर मैं एकदम इसके पास चला जाऊं इधर या इधर, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहां पर भी सेम चीज फॉलो होगी, ये बनेगा ऐसा असमटोड, ऐसा असमटोड बनेगा ये। और M2 के भी जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में जो ग्राफ होता होगा वो एकदम माइनस इन्फिनिटी को छू करके जाता होगा। कुछ ऐसा ग्राफ होगा, M2 के जस्ट लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और M2 के जस्ट राइट में भी माइनस इन्फिनिटी, ऐसा कुछ। ठीक, अब यहां एक बहुत बड़ा डाउट ये है कि जो मैंने ये पोटेंशियल का जो ये मैक्सिमा दिखाया ना, देखो ये मैक्सिमा दिख रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा इधर है या इधर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया वो तो मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ ड्रॉ किया है ना। तो अब यहां पर दो बातें हो सकती है ना, ये मैक्सिमा या तो इस तरफ होता होगा या तो इस तरफ होता होगा, है ना। y एक्सिस के या तो राइट में मैक्सिमा होगा या तो लेफ्ट में मैक्सिमा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा हमको? तो उसको पता करने का तरीका ये हो सकता है कि हम यहां पे स्लोप निकाल लें, इस जगह पे। प्योर मैथ्स है यहाँ पे, है ना, फिजिक्स खत्म हो चुकी है, यहां पर जो भी लग रहा है वो प्योर मैथ्स है। तो यहां पर हम स्लोप निकाल लें। अब जरा सोचो, Vx ग्राफ का स्लोप क्या होगा? dv/dx ही तो होगा, और dv/dx क्या होता है? नेगेटिव ऑफ फील्ड, है ना। अरे भाई E बराबर माइनस dv/dx होता है ना। तो जो स्लोप है उसको मैं नेगेटिव ऑफ नेट फील्ड बोल सकता हूं। मतलब कि अगर मुझे यहां पर, लो मिट गया गलती से, मतलब यही हुआ कि अगर मैं यहां पर स्लोप जानना चाहता हूं तो मैं बस फील्ड के बारे में सोच लूं कि यहां पर फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर फील्ड मतलब कि, देखो ध्यान से समझना, यहां पर फील्ड का मतलब हुआ इस डायग्राम में यहां पर फील्ड, इस जगह पे फील्ड। तो सोचो इस जगह पर जब फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ω²r²/2, और ओरिजिन पे तो r ही 0 हो गया। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड तो है नहीं। ठीक है, किसका फील्ड होगा? एक M1 का फील्ड होगा और एक M2 का फील्ड होगा। अब इस लोकेशन पर किसका फील्ड ज्यादा होगा? M1 का फील्ड ज्यादा होगा या M2 का फील्ड ज्यादा होगा? ये अपने को सोचना पड़ेगा। अगर M1 का फील्ड ज्यादा हुआ तो ओवरऑल फील्ड इधर आ जाएगा लेफ्ट में, और अगर लेफ्ट में आ गया तो हम बोल देंगे स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि जो स्लोप है वो मैंने -e लिखा है ना। तो अगर ये फील्ड लेफ्ट में आया, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ओरिजिन पे फील्ड किधर आएगा, राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। अब वो कैसे डिसाइड होगा? वो तब डिसाइड हो पाएगा जब मुझे M1 और M2 के बारे में पता हो कि M1 और M2 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो ये भी इन लोगों ने दे रखा है, बोल रहा है M1 हावी है M2 पे, M1 बड़ा है। तो प्रॉब्लम हो गई आई थिंक सॉल्व। अगर हम बात करें ओरिजिन की, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर मैं बात करूं ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पर सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है नहीं। M1 की वजह से जो फील्ड होता होगा वो इस डायरेक्शन में होता होगा और M1 ही जीतता होगा। ज़रा सोच के देखो, डिस्टेंस भी M1 से कम है ना, क्योंकि M1 का मास ज़्यादा है। तो जो सेंटर ऑफ मास है, ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास बोला था। अगेन यहाँ देखो आपका अटेंशन स्पैन, अटेंशन रिक्वायर्ड है, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। सेंटर ऑफ मास आप जानते हो भारी वाले के पास होता है, मतलब ये डिस्टेंस एक्चुअली में बहुत कम होता होगा क्योंकि M1 भारी है। अब सोच के देखो, M1 भारी है, ऊपर से डिस्टेंस भी ये कम हो गया, तो M1 का ही फील्ड ज़्यादा होता होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओवरऑल फील्ड आएगा ना वो लेफ्ट में ही आएगा।
M1 का फील्ड लेफ्ट में होता होगा, M2 का फील्ड राइट में होता होगा, लेकिन M1 का फील्ड काफ़ी ज़्यादा होता होगा, तो ओवरऑल फील्ड जो आता होगा ना वो लेफ्ट में आता होगा। ओवरऑल फील्ड जो है वो लेफ्ट में आता होगा, मतलब कि ये फील्ड एक्चुअली नेगेटिव होता होगा, है ना। नेगेटिव क्यों आया? लेफ्ट की वजह से। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव स्लोप है मतलब कि ये हमने जो गलती से बनाया था वो एकदम सही बना है। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ऐसी ही होती है, ठीक है। अगर यहाँ स्लोप नेगेटिव आ जाता, मान लो अगर गलती से यहाँ स्लोप नेगेटिव आ जाता, तो फिर हम बोलते कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होना चाहिए था। अगर स्लोप नेगेटिव आता तो फिर अपन बोलते ऐसा टेंजेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन अपना स्लोप नेगेटिव नहीं आया है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये जो है एकदम सही है। तो अभी बना नहीं है पूरा ग्राफ, है ना, अभी ये लेफ्ट में और राइट में ही बनाना है। यहाँ भी सोचना है कि यहाँ क्या होता होगा। तब यहाँ ऐसे सोच सकते हो, देखो आप ना इसके बारे में सोच लो, अगर आप इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रखते हो तो ये ओवरऑल क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब जब x इन्फिनिटी में जाएगा तो ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी में जाता होगा, और वैसे ही अगर x माइनस इन्फिनिटी में जाएगा तो भी पोटेंशियल कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी में। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना है ये ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, ये ऐसे नहीं जा सकता, x को कभी कट नहीं करेगा, ये हमेशा x के नीचे ही रहेगा। इसलिए इसको यहाँ से ऐसा यू टर्न मारना ही पड़ेगा, ऐसे यू टर्न मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब x प्लस इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो भी पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस वजह से ये ग्राफ ऐसा बनता होगा, ठीक है। अब फैसले की घड़ी आती है, हम आंसर चेक करें सही है या नहीं। सही होगा और क्या। ये देखो ऐसे ही कुछ है ग्राफ, है ना, देख लो ध्यान से, तसल्ली कर लो। तो मान के चलते हैं अपना सेकंड आंसर भी आ चुका है ना। अभी मंजिल बहुत दूर है, इसके अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी तो सिर्फ 2 ही सॉल्व किए हैं। तो ये सेकंड वाला आंसर है। एक बार और नज़र भर के देख लूँ सही है कि नहीं। हाँ, मतलब बल्कि हमारा आंसर ज़्यादा अच्छा है, हम तो यहाँ स्लोप के बारे में भी कमेंट कर रहे हैं, इन लोगों ने तो बस बना दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले की तरफ। कहाँ है तीसरा वाला? लो, तीसरे वाले की जगह में तो अपन ने दूसरा सॉल्व कर दिया है ना, तो तीसरे को निकाल के अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कॉपी मारा मैंने, चलो तो फिर तीसरे वाले को देखते हैं क्या लिखा है। कहता है तीसरे वाले में आप ये मान लो कि जो m1 का मास है वो m2 के मास का 3 गुना है ना, ऐसा बोला है। m1 इज इक्वल टू 3m2 है, और ये मान लो कि जो m2 है वो सराउंडेड है एक गैस से, और जिसका डेंसिटी बहुत कम है। फिर द मास ऑफ दिस गैस इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि गैस का मास को आप एकदम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। फिर इफ द साइज ऑफ दिस गैस एनवेलप बिकम्स ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक लिमिट, द गैस विल ओवरफ्लो ऑन टू m1। तो वही लिमिट हमको बतानी है शायद। हाँ, ये x इक्वल टू एक्स नॉट पे होता है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन समझो पहले, है ना, पहले तो ये समझो कहना क्या चाहता है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इस ग्राफ पे ध्यान दो तो इस ग्राफ में ये जो लोकेशन है यहाँ पर स्लोप क्या होगा? 0, तो फील्ड भी क्या होगा? 0। इसके थोड़े पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो फील्ड होता होगा वो लेफ्ट में होता होगा,
और थोड़ा राइट में अगर जाऊं तो यहां पर जो फील्ड है वो राइट में होता होगा। ठीक है, अब जो गैस है वो किसके पास है? गैस M2 के पास है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। गैस जो है वो M2 के पास है। तो सोचो अगर गैस इतनी होती, इतना होता अगर गैस, ठीक है, तो ये गैस M2 के पास ही रहती। लेकिन अगर ये गैस का गोला बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, सोचो अगर ये गैस का गोला काफ़ी बड़ा हुआ और ये गोले की बाउंड्री यहां आ गई, अगर यहां पे, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स होंगे इन पर जो फील्ड है वो लेफ्ट में लग जाएगा। पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं, फिर से ड्राइंग करने दो मुझे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि M2 का जो गैस का गोला है अगर वो इतना हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये गोला, गैस का गोला काफ़ी बड़ा हो गया और इसने ये E=0 वाले पॉइंट को अगर पार कर दिया, तो ये गैस का गोला कहीं यहां अगर आ गया, है ना, देख सकते हो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि इसने अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा गैस ये यहां पे आ गई है, तो इस पर जो फील्ड है वो तो लेफ्ट में लगेगा ना। और फील्ड अगर लेफ्ट में हुआ तो ये जो गैस होगी ना, इस गैस पर ओवरऑल फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में। और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो गैस थी, ये गैस, इस पर जो इस डायरेक्शन में फील्ड था जिसकी वजह से फोर्स था, उस फोर्स की वजह से ये गैस M1 के पास आ जाएगी और वही फिर हो रहा है, वो स्पाइरल मारते हुए M1 में समा जाएगी। आई थिंक समझे होगे मेरी बात को। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस बहुत होशियार है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ होगा, ये जो पॉइंट है ना इस डायग्राम में, देखो ये जहाँ से ये गैस लीक करना चालू कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वही वाला पॉइंट होता होगा जहाँ पर E0 है। तो गैस जैसे ही इसको क्रॉस करती होगी, इस पर जो ओवरऑल फील्ड होता होगा ना वो न्यूट्रॉन स्टार की तरफ आ जाता होगा और फिर ये न्यूट्रॉन स्टार इसको अपने पास खींच लेता होगा। बहुत एफर्ट के साथ वीडियो बनाया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब लोग देखेंगे, और अगर लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा ना तो मेरा विश्वास ही उठ जाएगा लोगों से, उसके बाद फिर मैं इतने बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो देखते हैं इसमें कैसा क्या रेस्पॉन्स रहता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो गैस के गोले की बाउंड्री यहाँ तक आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो फील्ड है वो राइट में ही है। लेकिन अगर जो गैस का गोला है उसकी बाउंड्री अगर इस पॉइंट को पार कर गई, E=0 वाले को, अगर ये बाउंड्री यहाँ आ गई तो फील्ड क्या होगा, लेफ्ट में होगा। और लेफ्ट में फील्ड की वजह से ये पूरी जो गैस है, पूरी गैस नहीं मतलब जो इतनी गैस है E=0 के लेफ्ट में, ये गैस ये M1 की तरफ खींची चली जाएगी, ऐसा होगा। तो क्वेश्चन इसी की आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चन जिस लिमिट की आपसे बात कर रहा है ना कि किसी लिमिट पे ऐसा होता होगा, क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है कि ये कहाँ होता होगा। इसको उसने x0 कहा है और ये वो आपसे जानना चाहता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। x0 भी नहीं पूछा एक्चुअली, x0/a पूछा है। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ये जो पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ है, अगर ये ऐसा उल्टा कटोरा जैसा बनता है ना, जैसे कि यहाँ बना है, तो उल्टा कटोरा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है, देखो ये होता होगा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का यही मतलब है कि अगर गैस थोड़ा सा भी यहाँ से लेफ्ट में जाती है तो फिर वो अनस्टेबिलिटी को फॉलो करते हो गैस इधर ही चली जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमसे ये पूछना चाहता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बताओ। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तलाश हमसे करवाता है। ठीक है, तो सिंपल है, जहाँ कहीं पर भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता होगा, गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, सॉरी, वहाँ जो फील्ड होता होगा वो ज़ीरो होता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम फील्ड का एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। देखो
मैं यहाँ टाइम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, है ना, कि मतलब टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व होना चाहिए वगैरह वगैरह। टाइम लिमिट के अंदर तब सॉल्व किया जाता है जब सॉल्व करते हैं। मैं तो यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना, तो एक्सप्लेन करने भी मेरा टाइम जा रहा है, तो यहाँ मैं टाइम की चिंता नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। तो देखो सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है m1 इज इक्वल टू 3m2 मान लो। तो मैंने क्या किया, मैंने m2 को ना m मान लिया, तो m1 क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, ठीक है। और यही मैंने ड्रॉ किया। तो ये रहा m1 3m है, ये रहा अपना प्यारा x एक्सिस, ये रहा अपना प्यारा ओरिजिन, यहाँ कहीं पर है m। फिर से डिस्टेंस अगर खेलूँ मैं, तो ये डिस्टेंस होता होगा -a/4, मतलब कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो, और इसका होता होगा 3a/4, ठीक है। मान लेते हैं फिर मैं किसी जनरल पॉइंट पर फील्ड लिख रहा हूँ, तो वो जनरल पॉइंट जो है वो x,0 है। तो एट x,0 पर जो मैं फील्ड लिखूँगा वो ध्यान से समझना। अब एक तो इसकी वजह से फील्ड होगा x,0 पे, जो कि लेफ्ट में होगा, ठीक है। लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो -g3m/x + a/4 का स्क्वायर। तो ये 3m का फील्ड लिख दिया। फिर m का फील्ड लिखूंगा, m की वजह से जो फील्ड होगा वो राइट में होगा, ठीक है। तो लिखा मैंने +gm/x - 3a/4 का स्क्वायर। जब मैं 3m की वजह से लिख रहा था तो ये डिस्टेंस लिखना था मुझे, है ना, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। अगेन जब मैं m की वजह से लिख रहा हूँ तो मुझे ये डिस्टेंस लिखना चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस निकलेगा ये पूरा डिस्टेंस -x। ये पूरा डिस्टेंस क्या था, 3a/4। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर लिखना तो चाहिए था क्या, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था 3a/4 - x, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए होगे बात को, है ना। तो 3a/4 - x ना लिख करके मैंने x - 3a/4 लिख दिया है, तो इस पर मेरे को कोई विवाद नहीं चाहिए। तो ये मैंने इसका फील्ड भी लिख दिया, ठीक। तीसरा आता होगा सेंट्रीफ्यूगल वाला, ठीक है। तो ज़रा सोचो, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से, आप खुद एक ऑब्जर्वर हो जो कि ओरिजिन पे प्रेजेंट हो, तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता वो तो इस डायरेक्शन में होता, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आता। तो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्या लिखता मैं, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड लिखता मैं राइट में, है ना, राइट में है, इस वजह से पॉजिटिव के साथ दिखता, पॉजिटिव ω²x, है ना। अभी समझाया था सिस्टम रिक्वायरमेंट में, फिर से याद दिला दे रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फील्ड ये रहा ω²x, तो वही मैंने लिखा। अब ओमेगा का वैल्यू रख दें अपन। ओमेगा कितना था याद होगा, ओमेगा स्क्वायर था g टोटल मास बाय a³, ठीक है। तो यहीं पे रख दे रहा हूँ मैं इसको, g टोटल मास क्या होगा 4m/a³। तो ये मैंने ओमेगा का वैल्यू रख दिया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रख दिया। तो ये मुझे मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, है ना। मैं किस तलाश में निकला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने में। अब मुझे इस चीज़ की तलाश है, ये कितना होता होगा। 1 मिनट, हाँ मेरा बेटा आया है, बस मैं 10 सेकेंड लूँगा। हाँ क्या हो गया बेटा, बोलो। पापा देता। हाँ ठीक है, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं करो। हाँ हाँ, आप शांत रहना। तो देखो हमको तलाश है यहाँ पर काहे की, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने की। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा जो भी आंसर आएगा, सुनना है क्या कह रहा हूँ, x निकालना है मुझे। यहाँ कहीं पर फील्ड 0 है, उसके लिए मैं x जानना चाहता हूँ। तो मैं लॉजिक ये कह रहा हूँ, मेरा जो भी आंसर आता होगा x का, वो तो a के टर्म्स में ही आता होगा ना, समथिंग इंटू a आता होगा, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं सिर्फ इस समथिंग पे फोकस करूँ ना, मैं a पर क्यों फोकस करूँ। जो भी मेरा आंसर आएगा वो तो a के टर्म्स में ही आएगा, है ना। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पर सिर्फ काम की चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ काम की चीज़ लिखूंगा, तो ये बनेगा -3/x + 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/x - 3/4 का स्क्वायर एंड प्लस
4x। बस। बाकी देखो मैंने जानबूझ के कांस्टेंट नहीं लिखे, मैंने a भी नहीं लिखा, क्योंकि हमको पहले से पता है कि x जो भी आएगा वो तो a के टर्म्स में ही आएगा। तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पर जो भी कॉमन हुआ है आपको पता है क्या कॉमन हुआ है क्या नहीं, ऐसा लिखा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ज़ीरो कहाँ होता होगा। तो अब हमको यहाँ पर इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, और वही रूट्स निकालना मैंने कहाँ सिखाया था, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में। कहाँ गया ये फंडा सिखाया था ना। तो अब इसकी हेल्प से यहां पर अपने को रूट्स निकालने हैं। तो अब क्या करें, देखो तो वही तुक्के से चालू करेंगे अपन। जगह वैसे ही कम है, तो इस स्पेस को ढंग से यूटिलाइज करें थोड़ा। 1 मिनट देना, हाँ बस। हाँ, तो यहाँ मैंने फील्ड में सिर्फ काम की बातें लिखी, जो कि काम की बातें थी क्या, -3/x + 1/4 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 3/4 का स्क्वायर एंड प्लस 4x, ये आया था। अब मैं जानना चाहता हूँ ये ज़ीरो कहाँ होता होगा। ठीक है, तो मैंने पहला तुक्का मारा मैंने x = 0। तो देखो x = 0 पर e क्या होगा, e होगा -3 × 16, ठीक है, प्लस 16/9 प्लस 0, ये होगा, जो भी है नेगेटिव है। और बात सही भी है भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो डिस्कस किया था ना, फालतू में कैलकुलेट कर दिया मैंने, ये है ना। x = 0 पर ये तो बताया था ना, ये x = 0 वाला पॉइंट है, और यहाँ पर e क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, फिर फालतू में सॉल्व कर दिया, पहले से पता था। तो x = 0 था पहला तुक्का। दूसरा तुक्का x = देखो अब अगला तुक्का अगर मैं मारूंगा तो ऐसा तो नहीं मार दूंगा कि मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख दूँ। भाई हमको पहले से पता है जो भी नल पॉइंट मिलेगा, हम तो इसकी तलाश कर रहे हैं ना, तो जो भी नल पॉइंट मिलेगा वो 0 से आगे और इससे पहले मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ थोड़ी तुक्का मार दूंगा। तो अगला तुक्का जो भी मैं मारूंगा वो इससे थोड़ा लेफ्ट साइड मारूंगा। ये कितना है, हमने एक और डायग्राम बनाया था। इस लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन यहाँ पे कितनी है, देखो 3a/4। 3a/4 मतलब कि 3/4, ठीक है। ये जो भी जहाँ कहीं पर भी रूट्स आते होंगे, 0 से बड़ा होता होगा, 3/4 से छोटा होता होगा। तो जो अगला तुक्का होगा वो मैं 3/4 थोड़ी मार दूंगा, है ना, मुझे पहले से पता है उससे कम है। तो 3/4 मतलब कि 0.75, तो उससे छोटा नंबर जो मुझे ध्यान आता है वो 0.5 है। तो नेक्स्ट तुक्का मैंने 0.5 पे मारा, तो देखो क्या मिलेगा, e, यहाँ से मुझे e मिलेगा -3/0.5 और 0.25 कितना हुआ, 0.75, मतलब कि 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16। कैलकुलेशन थोड़ा मन में करूँगा, कैलकुलेशन समझना है वीडियो पॉज करके आप खुद कर लेना। प्लस अगले में क्या बनेगा, 0.5 - 0.25 बना, सॉरी 0.5 - 0.75 बना 0.25, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 का स्क्वायर, ये ऊपर गया 16 और ये बन जाएगा 2। तो मुझे देख के लग रहा है ये पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि 0 पर नेगेटिव था। अब मैं बात ई की कर रहा हूँ, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ की। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ नहीं किया। अरे बार बार मैं गलती से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ, उसके लिए सॉरी। फील्ड है ना, फील्ड। तो अब मैं फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो 0 पे नेगेटिव मिला, मतलब नीचे होता होगा, और 0.5 पे पॉजिटिव मिला, मतलब कि ऊपर होता होगा। तो फील्ड का ग्राफ जो भी कुछ होता हो, आड़ा टेढ़ा भगवान जाने।
वो ज़ीरो को जहाँ कहीं पर भी कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को जहाँ कहीं पर भी कट करता होगा, वो 0 और 0.5 के बीच में होता होगा। ठीक, अब नेक्स्ट तुक्का क्या मारे, तो नेक्स्ट तुक्का मारा मैंने x इज इक्वल टू 0.25 का। तो देखो अगर मैं 0.25 रखता हूँ तो ये बनेगा कितना, -3 बाय 0.25, 0.25 हो गया 0.5, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब 1/4 ऊपर चला गया 4। कैलकुलेशन मैं नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप खुद से पेन उठा के ट्राई कर सकते हो चाहो तो। तो यह है पहला टर्म, फिर दूसरा 0.25 माइनस 0.75 बना 0.5, फिर से 4 मिलेगा मुझे, और आखिरी वाला क्या मिलेगा 1। तो ये देखो ये नेगेटिव दिख रहा है ना, मतलब 0.25 वाला पार्ट जो है वो नीचे उसकी वजह से फील्ड नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं होता होगा 0.25, जिसकी वजह से फील्ड किधर, फील्ड नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ग्राफ नीचे है। ठीक है, तो इससे हमको कंफर्म हो गया कि जो हमारा आंसर है वो 0.25 और 0.50 के बीच में है। अब अगला तुक्का क्या मारे भाई, इनके बीच में 0.25 और 0.5 का एवरेज क्या होगा। 0.25 और 0.5 का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.75/2। कितना होगा ये, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, आगे भी जाएगा। तो एक काम करते हैं 0.37 या 0.36 मान के देख लेते हैं, 7 से नफ़रत होती है ना। अच्छा 7 ही रख लो ना, क्योंकि ओलंपियाड में तो वैसे भी कैलकुलेटर्स अलाउड रहते हैं। ठीक है, इसके आगे समझ गए हो है ना आपको क्या करना था, वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड थे तो आपको एकदम रिपीट मोड में जाना था और फटाफट ऐसे साइन आपको कैलकुलेट करने थे। तो अगर मैं 0.37 पे देखता हूँ तो क्या बनेगा, देखो -3 बाय 0.37 प्लस 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 0.37 माइनस 0.7/75, सही लिखा हूँ ना, हाँ सही लिखा हूँ, प्लस 4 इंटू 0.37, 0.37 प्लस 0.25 होता है 0.62, इसका करूँगा स्क्वायर तो बना 0.3844, तो -3 डिवाइडेड बाय 0.3844, तो ये आ गया पहला वाला -7.8 करके कुछ। फिर अगला वाला 0.37 माइनस 0.75, 0.38 बना, इसका स्क्वायर किया 0.1444, 1 डिवाइडेड बाई 0.1444। कैलकुलेशन है भाई, करना पड़ेगा लास्ट, 4 इंटू 0.37 1.48। अच्छा हुआ कमेंट सेक्शन में एक लड़के ने बता दिया था कैलकुलेटर अलाउड होता है, नहीं तो हम तो पागल हो जाते। -7.8 प्लस 6.9 प्लस 1.48, तो ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव आने का ये मतलब हुआ कि 0.37 कहीं यहाँ होता होगा और ये ऊपर वैल्यू मिलती होगी, है ना। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 0.37 और 0.25 का एवरेज। तो 0.37 और 0.25 का एवरेज जो है वो होता है 0.31। ठीक है, तो अब फिर से आप इसको रख के देख सकते हो, फिर से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, तो मैं एक बात तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी आंसर है वो 0.3 आगे समथिंग होता होगा। ठीक है, मान के चल रहा हूं आपको एक आइडिया लग गया है, मुझे परेशान मत करो अब यहाँ पे, है ना। आप एक बार और इसको रख के देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी आंसर है वो 0.3 के ही आसपास होता होगा। ठीक है, तो अब मैं आंसर चेक कर रहा हूं, मैं यहाँ पर और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं थोड़ी ना ओलंपियाड लिख रहा हूँ अभी, है ना, मैं तो बस एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ बस। हाँ, तो आंसर 0.3 समथिंग था, 0.36 दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, ये जो हिस्सा था कौन सा वाला, A3। मान के चल रहा हूँ आप लोग समझदार मैच्योर्ड ऑडियंस है ना,
समझ गए होगे कि इसके आगे अगर जाएंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं और आगे जाता हूँ, सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, तो बिना फालतू का वीडियो लेंदी होगा। तो आपको आइडिया लग गया है कैसे सॉल्व करना था इसको, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके आगे आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से जाओगे तो आपको जो लगभग आंसर मिलेगा वो 0.36 मिलेगा, ठीक है। अब ये जो x का वैल्यू आया 0.36, तो हमने पहले ही कहा था कि x का जो भी वैल्यू होता होगा वो तो a के टर्म्स में आता होगा ना, तो एक्चुअली 0.36 a आया होगा, ठीक है। और इसने हमसे x बाय a का वैल्यू पूछा था, तो अपना आंसर 0.36 होगा, और इसी x को इन लोगों ने x0 बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद मैं पक गया हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रहा हूँ, और इसके आगे का पार्ट मैं फिर रिकॉर्ड करके मर्ज करके अपलोड करूँगा। तो चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, भगवान का नाम लेके जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको रिकॉर्ड करते हैं। 1 घंटे से बोल रहा हूँ तो गला ही बैठ गया है मेरा, तो मतलब फिर भी करो, चलो सॉल्व करें इसको, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो। नेक्स्ट पार्ट में ये बोला जाता है कि जो रोटेशनल पीरियड ऑफ स्टार्स है अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, उसको पी मान लो। कह रहा है जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड 2π/ω, उसको पी मान लो। एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं ना इकट्ठा। तो टाइम पीरियड जो कि 2π/ω होता है, इसको पी लिखा, और ओमेगा कितना था, ओमेगा था स्क्वायर रूट जी टोटल मास बाय ए क्यूब, यही था। टोटल मास के नाम पर यहाँ m1 + m2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया m1 + m2, तो ये तो हो गया P। फिर क्या लिखा आगे, आगे बोलता है अज्यूम दैट द मास फ्लोज फ्रॉम m2 टू m1 एट अ वेरी स्मॉल रेट। बहुत ही स्लो रेट से यहाँ पर मास जो है वो एक स्टार से दूसरे स्टार में जाता है। फिर कहता है कि जो रेट है ये इतना स्मॉल है कि हर एक पीरियड में जो डिस्टेंस है दोनों स्टार्स के बीच में, इसको कांस्टेंट मान सकते हो। कितनी अच्छी बात बोली गई यहाँ पे कि मास फ्लो रेट इतना स्लो है, इतना स्लो है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल ही नहीं रहा, आप ये मान लो, मतलब लगभग कांस्टेंट मान लो। ईच पीरियड ऑफ रोटेशन द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स कैन बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। मतलब कि आप जहाँ पर जो ऑर्बिट है ना, आप उसको ऑलमोस्ट सर्कुलर अज्यूम कर सकते हो। बेसिकली ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक स्टार से दूसरे स्टार में जो मास जा रहा है उसका रेट इतना कम है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बदल तो रहा है वैसे, है ना। ये m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस होता होगा वो चेंज तो होता होगा, लेकिन कह रहा है आप इसको लगभग कांस्टेंट मानते हुए इसका जो पाथ है वो भी सर्कुलर और उसका जो पाथ है वो भी सर्कुलर अज्यूम कर सकते हो अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो देखो फिर हमसे क्या पूछा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बताओ एंड पी बताओ इन टर्म्स ऑफ बीटा m1 m2 g एंड a, ठीक है। तो देखो ये वही पार्ट है जो कि जेई एडवांस ने पूछा था। इसका जो इजी वर्जन था ना, जेई एडवांस 2025 में पूछा गया है, यही वाला था। और उसी जेई वाले का जो एक्चुअल वर्जन है वो ये है। जो जेई वाले में पूछा गया था ना, उसमें m1 को फिक्स्ड माना गया था। मतलब उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि m1 जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है m2 से, तो उसमें क्या होगा, m1 को फिक्स मान लिया गया है जेई वाले वर्जन में। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m1 m2 दोनों मूव कर रहे हैं। तो देखो कैसे क्या होगा, मैंने लिखा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो कि था आई ओमेगा, आई आया था म्यू ए स्क्वायर और ओमेगा की जगह ओमेगा, ठीक है। म्यू क्या था, म्यू था रिड्यूस्ड मास जो कि होगा m1 m2 बाय m1 + m2, एंड ओमेगा की बात करें तो ओमेगा है स्क्वायर रूट जी टोटल मास बाय ए क्यूब, ठीक है। तो ये अभी हमने जो सिस्टम रिक्वायरमेंट समझा था वहाँ से मैंने रिजल्ट डायरेक्ट उठा लिया, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे कांस्टेंट्स हैं।
और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है a पावर 1/2 एंड m1 m2। देख सकते हो ये a क्यूब जब रूट के बाहर आता तो a पावर 3/2 होता, फिर इसके साथ जब मैं पावर्स मिलाता तो a पावर 1/2 बन जाता। और यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स आते, कॉन्स्टेंट में क्या होगा यहाँ पे, एक तो कैपिटल G होता होगा, ठीक है, और एक ये m1 प्लस m2 वाला टर्म आता होगा। m1 प्लस m2 इज टोटल मास विच कैन बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा हुआ, ठीक। ये आया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। कौन सा वाला डिफरेंशिएशन, अगेन जो मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपको समझाया था। तो देखो एंगुलर मोमेंटम तो कभी बदलेगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन हुआ 0। आरएचएस में अगर मैं आऊं तो ये जो है ये भी एक कांस्टेंट है। एक काम करता हूं, मैं इसको c बोल देता हूं। तो यहां पर जो इसका डिफरेंशिएशन होगा c का, वो भी क्या होगा, 0। फिर मैं कहूंगा कि a की पावर में हाफ है तो हाफ टाइम्स dA/a, m1 की पावर में 1 है तो 1 टाइम्स dm1/m1, एंड अगेन m2 की पावर में भी 1 है तो 1 टाइम dm2/m2। समझ गए होगे कौन सा डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ से मैं dA का वैल्यू लिख सकता हूँ जो कि है -2a टाइम्स dm1/m1 प्लस dm2/m2, ऐसा है। अब ज़रा सोचो कि जो टोटल मास था वो तो कांस्टेंट था, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं dm1 प्लस dm2 इक्वल टू 0। मतलब कि जो dm2 है या जो dm1 है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -dm2। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे dm1 था तो इस dm1 की जगह मैंने लिख दिया -dm2। ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों तरफ dt से डिवाइड मारना है। तो ये रहा dt, ये आया dt और ये आया dt। और अगर आप ध्यान दो तो जो dm2/dt है उसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। dm2/dt को ही तो एकदम स्लो रेट कहा था ना इन लोगों ने, या उल्टा बोल दिया, dm1/dt गिवन है। तो जो भी हो dm1/dt या dm2/dt दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं, क्योंकि एक स्टार से जिस रेट से मास लॉस होता होगा दूसरे स्टार से, उस स्टार में उसी रेट से तो मास गेन होगा ना, है ना। या फिर यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इसी में dt से डिवाइड मार दूँ तो dm1/dt बोलूँ चाहे dm2/dt बोलूँ, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता होगा, है ना, मतलब साइन को अगर मैं इग्नोर मारूँ तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम होता होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिमाग लगा लूँ, m1 किसका मास था देख लें ज़रा फ्लैशबैक में जाके, m1 भारी वाले का था, है ना। तो इसने dm1/dt का वैल्यू हमको दिया है। तो अगर dm1/dt बीटा है तो यहाँ इसको मैंने रख दिया, तो यहाँ से मुझे dm2/dt मिल गया, और इस dm2/dt को मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा -2a, dm2/dt की जगह लिखा मैंने माइनस बीटा। एक काम करो, यहाँ से पहले dm2/dt कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ बचता क्या, यहाँ बचता 1/m2 माइनस 1/m1। अब dm2/dt का वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा 2a बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1/m2 माइनस 1/m1। तो ये हमको dA/dt मिल गया। एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमसे एक और चीज़ पूछी गई है, कहता है इसका रेट भी बताओ p का। तो बड़ा आसान है ये भी, ये जो p वाला एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो देखो क्या होगा, dp/dt इज इक्वल टू 2π इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक। फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 1/g m1 प्लस m2, ये भी कांस्टेंट है। a पावर 3/2 डिफरेंशिएट होगा तो a पावर 3/2, समझ रहे हो ना, 3/2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि a क्यूब पे रूट लगा हुआ है।
तो a पावर 3/2 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 3/2 a पावर 1/2 dA/dt, ऐसा हुआ। और dA/dt अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट, ये 2 से 2 उड़ाओ, एक काम करो पहले तो, ठीक है। तो ये बना 3 पाई स्क्वायर रूट, फिर ये जो है इसको रूट के अंदर भेज दो, ऐसा हुआ। और बचा dA/dt। dA/dt का वैल्यू यहाँ से रखूँगा जो कि है 2a बीटा, जो कि 2a बीटा देन 1/m2 माइनस 1/m1, ठीक है। अब फिर से क्या काम करो, ये वाले a को अंदर भेज दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ से dP/dt इज इक्वल टू 6 पाई बीटा स्क्वायर रूट a क्यूब बाय g टाइम्स m1 प्लस m2 देन ब्रैकेट 1/m2 माइनस 1/m1, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मुझे सबसे इजी लगा, और मुझे लगता है यही रीज़न है कि इसी वजह से जेई ने ये वाला हिस्सा बस पूछा है। मतलब वैसे ये हिस्सा सबसे इजी था, बाकी पार्ट्स के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली इजी था, और जेई वालों ने इसको और आसान कर दिया, जेई एडवांस वालों ने। तो इस चीज़ से अपने को एक चीज़ तो समझना चाहिए कि जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना ओलंपियाड का, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू जेई एडवांस। क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल ओलंपियाड वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू जेई। तो ये अपने 2 आंसर्स आ गए हैं, इनको कंफर्म करें ज़रा, सही है कि गलत है। तो A4 में ये रहा dA/dt, सही है ना अपना, हाँ सही है। इन लोगों ने एक माइनस कॉमन लेकर के लिख दिया है, इसलिए इनका 1/m1 माइनस 1/m2 दिख रहा है ना, बाकी आंसर दोनों सेम है। फिर लास्ट वाला आंसर जिसमें dP/dt पूछा गया था, क्या आया है 6 पाई बीटा, वही चीज़ है यहाँ पर भी, है ना। यहाँ पर इन्होंने भी माइनस कॉमन ले लिया है ये, और ये जो m लिखा हुआ है ये एक्चुअली टोटल मास है। एक बार देख लें, फिर भी तसल्ली कर लें, हाँ टोटल मास ही है ना। ओमेगा का फॉर्मूला यूज़ किया ना, Gm/a³, ओमेगा के फॉर्मूले में ये क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है। तो ये अपने आंसर्स एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलो बच्चों, फिर फटाफट से इसका नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान से पढ़ें पहले क्या लिखा हुआ है। कहता है द गैस सेपरेटेड फ्रॉम M2 फॉर्म्स अ डिस्क रोटेटिंग अराउंड M1 एंड हीट्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। कहता है जो बड़ा वाला गुब्बारा वाला जो स्टार था, बड़ा गोला जो था, उससे जो गैस लीक होती है M1 की तरफ जो जाती है, वो पहले एक डिस्क फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस डायग्राम की बात कर रहा है। ये यहाँ देख सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल से डिस्क टाइप की दिख रही है ना, तो ये इसी की बात कर रहा है कि इससे जो गैस लीक हो रही है, इससे ये गैस लीक होकर के ऐसे एक डिस्क जैसा कुछ फॉर्म करती है, ठीक है। देन फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द गैस लूजेस एनर्जी स्पाइरल्स इनवर्ट्स टुवर्ड M1 एंड फाइनली फॉल्स ऑन टू इट, ठीक है। फिर लिखा है कि जब स्टेडी स्टेट आ जाता है, एट स्टेडी स्टेट मास जो है एक कांस्टेंट रेट से फ्लो करता है, वो कांस्टेंट रेट बीटा है, और पहले M2 से डिस्क में जाता है, देन फिर डिस्क से M1 में जाता है, ठीक है। सही बात है, पहले बड़े वाले गोले से डिस्क में जाता होगा, और फिर डिस्क से वो न्यूट्रॉन स्टार में जाता होगा। फिर लिखा हुआ है एट द सेम टाइम द हीटेड डिस्क एमिट्स थर्मल रेडिएशन एज अ ब्लैक बॉडी।
ये बहुत बड़ा हिंट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि आप स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा लो, सिग्मा ई ए टी पावर 4 वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ कर लो। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द डिस्क फॉर्म्स वेरी क्लोज टू द न्यूट्रॉन स्टार सो दैट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ M2 कैन बी इग्नोर्ड, है ना। ये अच्छी बात कही इसने कि जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो M2 को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कारनामा है वो M1 के काफ़ी क्लोज हो रहा है, बहुत पास में। और एक और चीज़ लिखिए, ऑल्सो इग्नोर द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। बस इतना है, ठीक। तो देखो कैसे होगा सॉल्व, सिंपल है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूट्रॉन स्टार है जिसका कि मास M1 था उसका टॉप व्यू बना रहा हूँ। तो ये मान लो न्यूट्रॉन स्टार है। अब मैंने क्या किया, न्यूट्रॉन स्टार से मैंने r डिस्टेंस दूर एक रिंग कंसीडर किया। ये रिंग जो है इसका रेडियस r है और इसकी जो थिकनेस होती होगी वो dr होती होगी। ऐसा कुछ मैंने कंसीडर किया, काफ़ी बड़ा डायग्राम बन गया। अब ज़रा सोचो इसमें हो क्या रहा होगा एक्चुअली। हाँ देखो, पहली बात तो ये रेडियस r है और जो ये थिकनेस है वो कितनी है, dr। तो इसमें होता ये होगा कि जो मास है वो तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करके आ रहा है, ठीक है। तो जो मास होता होगा वो पहले यहाँ कहीं होता होगा, बाहर वाली बाउंड्री पे, और फिर dt टाइम में यही जो मास होता होगा, यही मास ऐसा स्पाइरल मारता हुआ, यही मास ऐसा स्पाइरल मारता हुआ ये अंदर वाले रेडियस तक पहुंच जाता होगा, है ना। थोड़ा विजुअलाइज भी करना पड़ेगा आपको खुद से। क्वेश्चन ने खुद ही कहा है साफ साफ कि ऐसा स्पाइरल मारते हुए यहाँ पे आके गिरता है, ठीक है। तो इनिशियली ये जो मास होता होगा ये बाहर वाली बाउंड्री पे होता होगा, r प्लस डी आर वाली बाउंड्री पे, और फाइनली ये r वाली बाउंड्री पे आ जाता होगा, ठीक है। तो ये जो भी मास है ना इसको मैंने dm मान लिया, लेट से दिस मास इज dm, ठीक है। और आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि ग्रेविटेशन के केस में जो टोटल एनर्जी होती है, किसकी टोटल एनर्जी, उसकी जो कि चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, मतलब कि dm की। तो dm की टोटल एनर्जी होती है सॉरी गलत बोला, फिर से बोलता हूँ, माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाई 2r, ये होती है ना। वो पढ़ा होगा ना मोशन ऑफ अ सैटेलाइट वगैरह ग्रेविटेशन में, तो डायरेक्ट वहाँ से मैं फॉर्मूला उठा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो dm होता होगा इसकी जो टोटल एनर्जी है वो इतनी होती होगी g m1 dm बाई 2r, ठीक है। अब ज़रा सोच के देखो, जो dm है वो पहले यहाँ पे है, बाद में ये यहाँ पे आ गया, तो जो इसकी टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती होगी ना, ये थोड़ा और क्लोज आ गया ना, है ना। तो इसकी टोटल एनर्जी में जो डिक्रीज होता होगा ना, या जो लॉस होता होगा ना, वही रेडिएशन के फॉर्म में चला जाता है। ऐसा कहना चाह रहा है कॉम्प्रिहेंशन आपसे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सुधार कर रहा हूँ। सुधार ये कि जो बाहर वाला रेडियस है मैं उसको r मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर वाला जो रेडियस है वो हो जाएगा r माइनस डी आर, ऐसा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले ये r रेडियस पे था, बाद में r माइनस डी आर रेडियस पे है। तो ये जो रेडियस में चेंज हुआ इस वजह से टोटल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वही काय में जा रहा है, रेडिएशन में। तो लेट से दिस टोटल एनर्जी इज टी फॉर टाइम पीरियड भी होता है, कन्फ्यूजन होगा बिना फालतू का। चलो इसको मैं z नॉट बोल देता हूँ, या z बोल दे रहा हूँ। टोटल एनर्जी को चलो z बोल देते हैं, ठीक है। तो जो z है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है माइनस जी m1 dm डिवाइडेड बाई 2r, है ना, यही था, ठीक। तो अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ z में चेंज, है ना, z में जो भी चेंज हुआ है उसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ dz इज इक्वल टू माइनस जी m1 dm बाई 2, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो 1/r है इसका डिफरेंशिएशन बनेगा
-1/r²dr। ठीक है, तो ये dz मैंने लिख दिया। अब ये जो भी ग्रेविटेशन की वजह से जो भी एनर्जी थी उसमें जो चेंज हुआ है यही तो गया होगा ना इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए सिग्मा ई ए T⁴ इंटू टाइम के इक्वल। ये टाइम से क्यों मल्टीप्लाई किया समझ में आता होगा, क्योंकि सिग्मा ई ए T⁴ एक्चुअली पावर होता है। जब मैं पावर इंटू टाइम करूँगा तब तो ये फिर एनर्जी का डायमेंशन बनेगा ना, और फिर तब तो मैं एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट करूँगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर लास्ट में dt से भी मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैंने एरिया छोड़ दिया, ठीक है। तो एरिया यहाँ किसका लिखना होगा? एरिया इसका लिखना होगा, क्योंकि हम तो इस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इस शेडेड पार्ट पे। तो जो शेडेड पार्ट होगा उसका एरिया सबको पता है क्या होता है, उसका एरिया होता है 2πr/dr। लेकिन यहाँ ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली एक डिस्क है ना। तो ये जो डिस्क होती होगी ये रेडिएशन ऊपर से भी एमिट करती होगी और नीचे से भी एमिट करती होगी, है ना। अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, ये जो एरिया अपन ने लिखा, तो यहाँ पर जो एमिशन होता होगा ना वो ऊपर से भी होता होगा और नीचे से भी होता होगा। इस वजह से यहाँ पर जब मैं एरिया लिखूंगा तो एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, है ना। पता नहीं आपको ठीक से ध्यान है या नहीं, लेकिन स्टेफन्स लॉ में जो एरिया होता है वो एक्चुअली सरफेस एरिया नहीं होता है ना। स्टेफन्स लॉ में सिग्मा ई ए T⁴ में ये सरफेस एरिया नहीं होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ से एमिशन हो रहा है, जहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहा है, वो वाला एरिया लिखा जाता है। तो इस केस में क्या होगा, ऊपर भी एक एरिया है, नीचे भी एक एरिया है। तो जब टोटल एरिया की बात करेंगे तो उसमें डबल लिखा जाएगा, 2πr/dr का डबल, ऐसा हुआ। अब ये जो dm था इसको हम बीटा dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो dt से dt चला जाएगा और शायद आंसर आ चुका है। इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करना है। तो ऊपर से देखो ग्रेविटेशन वाले से क्या मिल रहा है, देखो ज़रा ध्यान से, gm1β/2r², dr भी कट जाएगा, उसको भी कैंसिल कर दिया। तो gm1β/2r² इज इक्वल टू सिग्मा 4πr/T⁴, ठीक है। तो यहाँ से हमको टेम्परेचर का वैल्यू मिल गया जो कि होगा gm1β/8π सिग्मा r³। तो ये T⁴ मिला है ना, तो इसका जो 4th रूट होता होगा वो अपना आंसर होता होगा। देखते हैं आंसर सही है या नहीं, भगवान करे सही निकले। तो ये टेम्परेचर वाला पार्ट है, कहाँ गया इनका टेम्परेचर, ये क्या क्या हो गया इसमें, एक मिनट। हाँ, ये रहा टेम्परेचर वाला पार्ट जो कि है gm1β/8π सिग्मा r³, ठीक है। तो जो अपना टेम्परेचर वाला पार्ट था वो एकदम सही था। फिर आगे क्या पूछा जाता है, देखो नेक्स्ट पार्ट में कहता है टेम्परेचर बताओ एट अ डिस्टेंस r = a/10 इन केल्विन। तो यार देखो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने एक्सप्रेशन है ऑलरेडी, है ना। इसमें आपको r की जगह क्या रखना है, a/10 रखना है, मानते हो इस बात को। और देखो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, मास भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये मास दिया है, वो मास दिया है, फिर टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू भी दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो सब कुछ तो आपको गिवन है, तो आपको कुछ नहीं, फॉर्मूले वैल्यू रखना है बस, है ना। तो मैं मान के चलता हूँ इतना तो आप कर सकते हो, फॉर्मूले वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मान के चलो ये पार्ट को मैंने स्किप मार दिया। क्यों स्किप मार दिया? क्योंकि वैल्यू ही तो रखना है। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं इसका A6 भी अपन ने सॉल्व कर लिया। बाकी आंसर देख लेते हैं कि A6 का आंसर क्या है।
बाकी थोड़ी मेहनत है यहाँ पे भी, है ना। मेहनत ऐसे है क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, देख सकते हो। तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये जो टाइम पीरियड दिया है ना, इसकी हेल्प से आपको ए निकालना पड़ेगा। वही इन्होंने किया भी है, देख सकते हो। ये इसकी हेल्प से ये लोग ए निकाल लिए होंगे। ये देखो, ये ए आ गया है और फिर ए को इन लोगों ने उठा के इसमें रख दिया है, ये जो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला है अपना, इसमें। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इतना आप कर सकते हो, मैं इतना विश्वास आप पे करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए ना यार, मतलब कि कोई बुरा तो नहीं मान रहा कि, मतलब बात तो मैं आईपैड से कर रहा हूँ, वैसे भी कोई बुरा तो नहीं माना होगा ना अगर ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो, है ना। इतना तो चलता है, एक बार कमेंट सेक्शन में और कंफर्म कर देना कि इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो मतलब फिर क्या ही तैयारी की तुमने, मतलब तुमने नहीं, सॉरी आपने। अगर इतना भी अपन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो अपने कोई क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, है ना। तो मान के चलता हूँ कि P इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा था एंड ओमेगा इज इक्वल टू G टोटल मास बाय ए क्यूब था। तो इसकी हेल्प से पहले आप A निकालेंगे, A की हेल्प से आपको R पता चलेगा, फिर इस R को आप यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। चलो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जाता है कि जब सडन एक्सप्लोजन होगा M1 का, तो M1 जो है कुछ पार्ट को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, M1 स्टार इजेक्ट्स अ पार्ट ऑफ इट्स मास आउट ऑफ द बाइनरी सिस्टम एट अ वेरी हाई स्पीड। और जब ये ऐसा करता है तो उसके बाद इसका जो मास है वो डिक्रीज होके M1 डैश रह जाता है। ठीक है, फिर कहता है टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ M1 डैश रिलेटिव टू M2 टू बी V डैश आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो पहले तो ज़रा ये सोचो, देखो, अच्छा और भी कुछ लिखा है वो ही पढ़ लेते हैं। कहता है डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V डैश इन टर्म्स ऑफ वगैरह वगैरह दैट अलाउज द न्यू बाइनरी सिस्टम टू स्टे बाउंडेड। ये बाउंडेड का क्या मतलब है, अभी आएगा आपको समझ में थोड़ी देर से, देखो। फिर कहता है अज्यूमिंग दैट द एक्सप्लोजन इज आइसोट्रॉपिक, बहुत हैवी शब्द यूज किए गए हैं यहाँ पे। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ M1 डैश फॉर द बाइनरी सिस्टम टू रिमेन बाउंडेड। देखो यहाँ पर दो तीन बातें हैं। पहला तो आइसोट्रॉपिक एक्सप्लोजन का मतलब समझो क्या है। देखो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि M1 बहुत देर से खाना खा रहा है ना। M1 क्या था, M1 न्यूट्रॉन स्टार था जो कि गैस को खींचते जा रहा था, खींचते जा रहा था, खींचते जा रहा था, है ना। इसके चारों तरफ डिस्क बनी हुई थी। तो ये जो डिस्क था, ये डिस्क से मास लगातार खाते जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मास को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करता होगा तो इसमें अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड हो जाता होगा, और उसी जो प्रेशर बिल्ड हुआ है हो सकता है उसी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता हो। तो ये मैंने गैस किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सही होता हो, है ना। ये अपन गैस कर रहे हैं कि ये गैस इकट्ठा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो फिर एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जाता है आइसोट्रॉपिक एक्सप्लोजन। इसका ये मतलब है कि जब एक्सप्लोजन होगा तो ये जो मास को इजेक्ट करता होगा, देखो ये मास रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रेड वाला वो मास है जो कि ये खा के बैठा है। ठीक है, तो खा के इसके पास मास बहुत ज़्यादा हो गया तो इसने ऐसा एक्सप्लोजन किया होगा, ऐसा। तो ये जो मास होता होगा ये एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड फ्लो करता होगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता होगा, जितना फोर्स ऐसे में आएगा उतना ही फोर्स ऐसे में। ये फोर्स कौन किस पे लगा रहा है पता नहीं, समझ पा रहे हो या नहीं। ये जो मास इजेक्ट हुआ है ना, उस मास पर ये फोर्स लगाया होगा M1 ने, है ना।
ये जो मास था पहले यहाँ पर था, ये खा के बैठा हुआ था पूरा। अब ये मास ऐसे रेडियली आउटवर्ड एक्सप्लोड होके भागा होगा। तो ये जो m1 होता होगा ना, ये चारों दिशाओं में, मतलब इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड एकदम बराबर का फोर्स लगाता होगा। ठीक है, कोई भेदभाव नाम की चीज़ नहीं होती होगी। अब इसका ये मतलब है कि अगर इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन v थी एंड जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन v डैश हो जाती है, तो v डैश और v बराबर होते होंगे। ज़रा सोच के देखो, इसने इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन बराबर फोर्स लगाया, तो एक्सप्लोजन की वजह से, लिख के बोलना चाहिए मुझे लिखना चाहिए ड्यू टू एक्सप्लोजन, है ना। एक्सप्लोजन की वजह से जो फोर्स आता होगा ऑन m1 वो ज़ीरो होता होगा, क्योंकि जैसा भी कुछ हो रहा है वो तो सिमिट्री की वजह से इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन वो तो सेम है ना। सोच के देखो ना, अगर धमाके की वजह से अगर ऐसा फोर्स आया है तो ऐसा भी एक फोर्स रहा होगा। या फिर उल्टा सोच के देख लो कि m1 की अगर मैं बात करूं, तो m1 पर अगर ऊपर से रेडियली इनवर्ड फोर्स आया, तो यहाँ नीचे से भी एक रेडियली इनवर्ड फोर्स आया होगा। तो एक्सप्लोजन की वजह से ना m1 पर कोई फोर्स नहीं आया होगा, मतलब जो नेट फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फोर्स अगर आया भी होगा तो रेडियली इनवर्ड आया होगा, है ना। तो ये जो रेडियली इनवर्ड फोर्स होगा m1 पे, ये कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ, नहीं तो कोई सोचे कि सर यहाँ तो आपने रेडियली आउटवर्ड बनाया, वहाँ रेडियली इनवर्ड बना रहे हो। तो दोनों सही बने हैं। यहाँ पर जो फोर्स मैंने बनाया है वो इस पे बनाया है, इस पे, ये जो धमाके वाली गैस जो बाहर जा रही है उस पे बनाया है। और यहाँ पर जो मैं राइट में बना रहा हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ यूज़ करके बना रहा हूँ कि भाई m1 ने अगर बाहर वाली गैस पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाया था, तो बाहर वाली गैस ने m1 पर रेडियली इनवर्ड फोर्स लगाया होगा, है ना। तो जो भी रेडियली इनवर्ड फोर्स होता होगा इसका नेट ज़ीरो होता होगा। नेट अगर ज़ीरो होता होगा तो इसकी वेलोसिटी नहीं बदलती होगी, है ना। और वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा ए, सिंपल। और ओमेगा हमको पता है ना। वेलोसिटी क्या होती होगी, ओमेगा ए, और जो ओमेगा का वैल्यू है वो हमको ऑलरेडी पता है। तो ओमेगा का वैल्यू रख दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं v डैश इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कितना था, ओमेगा था स्क्वायर रूट g टोटल मास डिवाइडेड बाय, यहाँ मैं m टोटल लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय a क्यूब, ऐसा कुछ था। तो यहाँ से ये आ जाएगा स्क्वायर रूट जी m बाय ए। अब यहाँ पर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि टोटल मास क्या रखूँ, कोलिजन के पहले का रखूँ कि कोलिजन के बाद का रखूँ। आप फिर से सोचो ना, आपने किया क्या, आपने ये कहा है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो स्पीड है वो जस्ट बिफोर द कोलिजन वाली स्पीड के इक्वल होगी, है ना। तो ये जो लिखा है ये जस्ट बिफोर वाला है, तो ये भी कौन सा होगा, जस्ट बिफोर वाला। तो इस वजह से यहाँ पर m1 प्लस m2 लिखा जाएगा। समझ में आता होगा। तो ये हमको v डैश पता चला, ठीक। अभी ये अपना आंसर नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन ने v डैश का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। ये तो बस मैंने समझाया कि आइसोट्रोपिक एक्सप्लोजन का क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो फिर एक और हैवी शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया था, बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे का साथ छोड़ के इधर उधर नहीं भाग सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना जो सोलर सिस्टम है वो बाउंडेड है, प्लैनेट्स जो हैं वो सन को छोड़ के नहीं भाग सकते, तो ये बाउंडेड सिस्टम है। या फिर एक प्लैनेट होता है और एक सैटेलाइट होती है, ये भी बाउंडेड होता है। या फिर अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, जो बोर मॉडल होता है, वो भी बाउंडेड होता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जितने भी बाउंडेड सिस्टम होते हैं ना, इनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम देख लो -13.6। फॉर एग्जाम्पल इस सैटेलाइट वाला एग्जाम्पल देख लो -GMM/2R होता है। तो काम की बात यहाँ पर यह है कि जो बाउंडेड सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो अब हमको वही करना है यहाँ पे कि अगर सिस्टम को बाउंड स्टेट में रखना है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल एनर्जी में लिखने जा रहा हूँ तो एक तो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gm1-m2 डिवाइडेड बाय ए, ये हो गया ग्रेविटेशन वाला, और प्लस ये रहा काइनेटिक एनर्जी जो कि होगा हाफ, देन आएगा I विच इज़ μr², देन ω²। ऐसा होगा, ये जो है लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये जो μr² ω² है, ओमेगा को मैं v/r लिख सकता हूँ, v'/r, है ना। तो ये बनेगा -Gm1-m2/a प्लस हाफ म्यू का वैल्यू का अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा m1-m2 डिवाइडेड बाय m1- प्लस m2। r² देख सकते हो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से v' बचेगा लेस देन a। तो यहाँ से ये देख सकते हो ये तो गया है ना, तो v' शुड बी लेस देन स्क्वायर रूट, कितना आ रहा है देख सकते हो, 2 टाइम्स m1' प्लस m2 इंटू a डिवाइडेड बाय कैपिटल G। एक मिनट, G जो है कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, अरे गलत लिख दिया ना, पहले तो इसको उस साइड भेजूंगा उसके बाद ये कारनामा करूंगा। कितनी घटिया मिस्टेक की मैंने, है ना। पहले देखो ये कैंसिल हो गया, पहले इसको उस तरफ भेजूंगा ना मैं, तो जब मैं इसको उस तरफ भेजूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ v'² बाय m1' प्लस m2 लेस देन G बाय a। तो यहाँ से v' का वैल्यू आ गया, v' लेस देन स्क्वायर रूट 2G m1' प्लस m2 बाय a। अब सभी को पता होगा कि ये जो इनइक्वालिटी होती है इसका यही मतलब होता है कि यही मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यही हो सकता है। तो यहाँ से अपने को जो V max है उसका वैल्यू पता चल गया। फिर हमसे मास के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो मास के बारे में कमेंट ऐसे करोगे कि जो v' था वो पता था ना अपन को, ये देखो v' कैलकुलेट किया था, तो इसको यहाँ पे रख दो। कितना आया था, G m1 प्लस m2 बाई a, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा स्क्वायर रूट G m1 प्लस m2 बाई a। तो देख सकते हो यहाँ से G कट जाएगा, A कट जाएगा और मिलेगा m1 प्लस m2 लेस देन 2 टाइम्स m1' प्लस m2', सॉरी m2' नहीं, m2 ओनली। तो एक काम करो, इस 2 को यहाँ भेज दो और यहाँ से हमको m1' मिल गया। कितना मिल रहा है, m1 माइनस m2 बाई 2। अगेन इस इनइक्वालिटी का मतलब भी आपको पता होगा, ये एक्चुअली मिनिमम रिप्रेजेंट करता है, मान के चलते हैं, समझ में आता है। इस स्टेज में मैं एकदम थक चुका हूँ, अभी रिकॉर्डिंग मैंने ख़त्म की और रात का 1 बज रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने कितने पार्ट सॉल्व कर लिए, A7 तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। और अभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि क्वेश्चन एंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये A7 था, उसके बाद इसका ये नेक्स्ट पार्ट चालू होता है, एनालिसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टार, ठीक है। तो इसमें भी इसके B सीरीज़ है और ये आगे
कहाँ तक गया है, B9 तक गया है। हाँ, तो ये आगे पूरा B9 तक गया हुआ है। और अब फिर से अगर मुझे B1 से लेकर के B9 तक अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए होगी और उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा। गलती से मोटिवेशन बोल दिया, सॉरी। उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए होगा। और मोटिवेशन मुझे कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन मुझे मिलेगा आप लोगों के लाइक से, ठीक है। तो वैसे तो मैं अपने किसी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लाइक करो या सब्सक्राइब करो या शेयर करो वगैरह वगैरह, लेकिन इस वीडियो में मुझे बोलना चाहिए क्योंकि रात का 1 बज चुका है और मैं कब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और बहुत टाइम देने के बाद ये रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेरा ये टारगेट पूरा कर देते हो, 200 लाइक इस वीडियो में करवा देते हो, देन आई प्रॉमिस कि जो इसके आगे का पार्ट है B1 से लेकर के B9 तक वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।